अस्सलाम वालेकुम। सर अहमद, अगर आप बात कर रहे हैं तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। और स्क्रीन भी स्टक है। मैम अब मेरी आवाज़ क्लियर आ रही। यस सर। मैम मुझे लगता है कि माइक में इशू आ रहा है हैंड फ्री की, तो इसलिए मैं मोबाइल से वॉइस के लिए यूज़ करूंगा मोबाइल को। तो स्क्रीन में शेयर हो रही है मेरी। ठीक है मैम। यस सर, स्क्रीन शेयर है। थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम हो वॉइस में तो बता दीजिएगा मुझे यहाँ। अच्छा, हमने कल क्वेश्चन टाइप एक की थी जो कि मैचिंग हेडिंग्स के लिए थी। तो उसमें जो हमारे कल आंसर्स रहते थे हमने चेक नहीं थे किए क्योंकि लेक्चर पहले ही ऑफ हो गया था। तो वो हमारे आंसर्स ठीक थे, सारे आंसर्स ही ठीक थे। तो हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि हमारा कोई आंसर हमें, क्योंकि अगर पक्का यकीन लग रहा है तो वो आंसर को हम चेंज करने के बाद हमने देखा कि हमारे बाकी आंसर्स भी फिर उसकी वजह से हमें चेंज करने पड़े। तो उसकी वजह से हमारे काफ़ी हद तक आंसर्स ठीक हुए, नहीं तो हमारे काफ़ी हद तक आंसर्स गलत हो जाने थे। रीडिंग के बारे में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले। किसी भी क्वेश्चन टाइप के बारे में अगर आप स्पेसिफिकली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप बताएं, वो क्वेश्चन टाइप प्रैक्टिस कर लेते हैं अगर आपको मुश्किल आ रही है। नहीं तो मैं मैचिंग सेंटेंस एंडिंग्स वाली क्वेश्चन टाइप की प्रैक्टिस करने लगा। चलें फिर हम इस क्वेश्चन टाइप की प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ हम एक टेस्ट ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये कुछ हेडिंग्स हैं और हमने ये सेंटेंस मुकम्मल करना है। हमने यहाँ पे पैराग्राफ्स जो हैं उनको पढ़ना है, उसके बाद ये सेंटेंस को मुकम्मल करना होता है। इसको देखने के बाद अ, तो सबसे पहले हम पैराग्राफ को रीड करते हैं और उसके बाद हम इन इंफॉर्मेशंस को देखते हैं कि जो पैराग्राफ में बात हुई है उसके मुताबिक ये इंफॉर्मेशन किस तरह मुकम्मल होगी। ठीक है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम सबसे पहले ये जो हेडिंग्स होती है ना वो पढ़ लें, जो ये 1 2 3, और वो कंप्लीटिंग सेंटेंस इसके बाद में पढ़ेंगे क्योंकि जब हम इंफॉर्मेशन को देखेंगे तब हमें पता लगेगा। तो मैं कोशिश करूंगा मैं पैसेजेस साथ साथ रीड कर दूं तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि रिचर्डसन एंड रीस एक्सप्रेस सिमिलर व्यूज रिगार्डिंग द एथिकल एस्पेक्ट ऑफ डैश। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। तो हम यहाँ पे राइट साइड पे पहले पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं और इन्फॉर्मेशन को कैच करने की कोशिश करेंगे।
Meanwhile, for anthropology professor Kathleen Richardson, the idea of uh, colonization of other planets seemed morally dubious. I think whether we do something on Earth or on Mars, we should always do it in the spirit of a genuine interest in the other, not to impose a particular model, but to meet the other. In response to the second question, how soon will machine intelligence outstrip human intelligence? Rice mentions robots that are advanced enough to beat humans at chess, but then goes on to say robots are still limited in their ability to sense their environment. They cannot recognize and move the piece on a real chessboard as cleverly as child can. Later this century, however, their advanced successes may relate to their surroundings and to people as adaptly as we do. Moral questions then rise. Should we feel guilty about exploiting sophisticated robots? Should we fret if they are underemployed, frustrated, or bored? अच्छा, यहाँ पर जो ये पहला क्वेश्चन है, इसके बारे में किसी को भी इन ऑप्शन में से फील हुआ है कि आंसर उसने बता दिया हुआ है? सर मुझे नहीं लगा। चलिए ठीक है, हम आगे पढ़ लेते हैं। Wolpert response to the question about machine intelligence outstripping human intelligence was this: in a limited sense, it already has. Machines can already navigate, remember, and search for items with an ability that outstrips humans. However, there is no machine that can identify visual objects or speech with the reliability and flexibility of humans. Expecting a machine close to creative intelligence of a human within the next 50 years would be highly ambitious. Richardson believed that our fear of machines becoming too advanced has more to do with human natures. Uh, to do with human nature than anything instinct to the machines themselves. In her view, it stems from humans' tendency to personify inanimate objects. We create machines based on representation of ourselves. Imagine that machine think and behave so we do, and therefore see them as an autonomous threat. One of the consequences of thinking that the problem lies with machines is that we tend to imagine they are greater and more powerful than they really are, and subsequently they become so. This led to the third question. Should we be scared by advanced in artificial intelligence? To this question, Rice replied, those who should be worried are the futurologists who believe in this so-called singularity. And other worry is that we are increasingly dependent on computer networks and that these could behave like a single brain with a mind of its own and with goals that may be contrary to human welfare. I think we should ensure that robots remain as no more than idiot swans, lacking the capacity to outwit us. Even though they may greatly surpass us in the ability to calculate and process information.
Welpert's response was to say that we have already seen the damaging effect of artificial intelligence in the form of computer viruses, but in this case, he say the real intelligence is the malicious designer. Critically, the benefits of computers outweigh the damage that computer viruses cause. Similarly, while there may be misuse of robotics in the near future, the benefits that they will bring are likely to outweigh these negative aspects. अच्छा, अब हमने पूरा जो पैसेज है वो पढ़ लिया। अब इसके बाद हम ये सारे आंसर्स को देखते हैं। अच्छा, किसी को लगता है कि इसमें से जो ऑप्शंस है वो पहले के लिए कौन से सूटेबल है? मैं ऊपर इसको कर देता हूँ स्क्रीन को, ताकि हम वो पैराग्राफ को सही से पढ़ लें जिसमें रईस और रिचर्डसन अपने ख्यालात को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले का मुझे ये बी लग रहा है। अगर किसी और को इस चीज में मुझे लगता है कि कोई और ऑप्शंस लगता है तो वो बता सकता है। सर आपको बी क्यों लग रहा है? सर, आप ये जो इन दोनों की बात सुने ना, ये जो बोल रहे हैं, तो उसमें वो एडवांसेस है ना, वो उसके बारे में दोनों सिमिलर व्यूज रखते हैं कि जो एडवांसमेंट है ना वो हुई है। लेकिन उन्होंने इसके अलावा ना तो आउटर स्पेस की बात की है, ना हार्म की बात की है, ना और किसी चीज की बात की है। अगर किसी और का भी कोई अली रजा, अगर आपका कोई है ओपिनियन तो आप बता दें, आपको कौन सा लगता है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? यस सर, मैं देख रहा हूँ। अगर स्क्रीन का ये टेक्स्ट ऊपर नीचे करना तो बता दीजिएगा मुझे। सर इसका सी नहीं कह सकते हैं, चेंजेस मेड टू अदर्स प्लांट्स फॉर आवर ओन बेनिफिट्स, क्योंकि फर्स्ट का जो अच्छा, हाँ। अच्छा, उन्होंने दोनों की बात की है, दोनों के व्यूज के बारे में बात हो रही, दो लोगों की व्यूज के बारे में बात हो रही है ना। यस अगर सर। रिचर्डसन अकेले की बात होती तो फिर हम लगा सकते थे। जी, अगर किसी और को कोई ऑप्शन लग रहा है तो बता दें।
नहीं तो फिर ये लगा देते हैं। चलिए हम नेक्स्ट का भी आंसर ढूंढ लेते हैं। रईस एंड वॉलपर शेयर एन ओपिनियन अबाउट द एक्सटेंट ऑफ, वो किस चीज की एक्सटेंट के बारे में बात कर रहे हैं? वो कोई चीज होगी जो कि, सर पैसेज थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा, जहाँ पे वॉलपट एक और जगह पे भी यूज हुआ हुआ था। अच्छा मैम ये, यहाँ पर ठीक है। सर इसी पैराग्राफ की सेकंड लाइन देखें, इन अ लिमिटेड सेंस इट ऑलरेडी हैज। यहाँ से अगर इसको हम पढ़ें तो बी वाला ऑप्शन मुझे लग रहा है यहाँ पे। फर्स्ट में बी नहीं आएगा, क्योंकि चलिए ठीक ऑलरेडी, हाँ लिमिटेड सेंस की बात हो रही है, इट मीन्स कि यहाँ पे इसमें मशीन्स को एक्सटेंड करने की बात होगी इससे आगे, कि ऑलरेडी इस मशीन्स में ये चीजें हैं, सो फर्दर अब इसको एक्सटेंड करेगा। चलिए ठीक। और फर्स्ट का मुझे सी लग रहा था उस टाइम पे, तो वो भी चेक कर लें। अच्छा मैम इसमें बताइएगा कि आपको कैसे सी लग रहा था, क्योंकि मैंने सेकंड पैराग्राफ में इसकी इतनी बात मुझे नहीं अंडरस्टैंडिंग हुई कि कैसे होगा, क्योंकि पहले किससे तो यही लग रहा था। ऊपर करिएगा जहाँ पे रिचर्ड सर यही है ना, और रईस का कहाँ पे था? ये रईस बात कर रही है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है रईस मेंशन। और भी है, मतलब सर पैराग्राफ यहाँ पूरे पे, पैसे। लेकिन उन्होंने एथिकल एक्सपेक्ट की बात की है ना, तो यहाँ पे एक वर्ड मैंने देखा था उसके अकॉर्डिंगली मैं कह रही हूँ। एक मिनट थोड़ा सा नीचे कीजिएगा। ये देखिए, मोरल क्वेश्चंस देन अराइज, तो यहाँ पे एथिकल इस पैराग्राफ में इसकी बात कर रहा है। चेंजेस मेड टू अदर प्लेनेट फॉर आवर ओन बेनिफिट्स। हम्म, जी मैम ये भी ठीक है आपकी, वे ये जेन्युइन देखिए आई इंटरेस्ट। ये देखिए फर्स्ट पैराग्राफ, आई थिंक वेदर वी डू समथिंग ऑन अर्थ और ऑन मार्स वी शुड ऑलवेज डू इट इन अ स्पिरिट ऑफ जेन्युइन इंटरेस्ट इन द अदर, नॉट टू इम्पोज अ पर्टिकुलर। फर्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो यहाँ पे वो फर्स्ट पैराग्राफ में बता रहा है कि जो इसका पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि आपने क्या करना है, चेंजेस की वो बात कर रहा है प्लैनेट्स के अंदर। क्यों? क्योंकि उसके बेनिफिट की बात है। तो उनका व्यू जो है रिचर्डसन का और रीस का, वो चेंजेस के बारे में, फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड को भी अगर हम मिलाएं तो उसमें एथिकली इस चीज के बारे में बात कर रहा है। चलिए मैम ठीक है। अच्छा सेकंड का बी, और थर्ड हम अब पता कर लेते हैं रिचर्डसन और वॉलपर्ट्स किस बात पे डिसएग्री करते हैं।
मुझे लगता है लास्ट वाला पैराग्राफ पहले पढ़ लेना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है इसका डी होगा लास्ट वाले का? यस सर, इसका डी होगा। और फर्स्ट 3 लाइंस में इसका आंसर है। जी, क्योंकि वो उसकी बात को कंट्राडिक्ट कर रहा है, कह रहा है कि जिस तरह उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, लेकिन आने वाले वक्त में उसके नेगेटिव इफेक्ट्स उसके पॉजिटिव इफेक्ट से कम हो जाएंगे, पॉजिटिव इफेक्ट्स ज्यादा हो जाएंगे। जी सर, और एक ने पहले बात कंप्लीट की और उसके बाद यहाँ पे बट भी यूज हुआ है जो कि मॉडिफायर है। जी, ठीक है, अगर किसी को इसमें से कोई मुश्किल है तो वो बता दे। सबको आंसर्स की समझ आ गई? चलें, ठीक है, हम आंसर को सबमिट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे आंसर्स ठीक है। अच्छा मैम, मैंने आज ये सोचा था क्योंकि लास्ट लेक्चर है रीडिंग का, तो जो छोटी छोटी सारी क्वेश्चन टाइप्स है ना वो प्रैक्टिस कर लें, ताकि अगर वो आ भी जाएं तो हमें कोई मसला ना बने, पता हो, फेमिलियर हो प्रैक्टिस करने की सारी क्वेश्चन टाइप्स का। सर बाकी तो हो गई है, ये जो डायग्राम वाली है वो रह गई है, टेबल कंप्लीशन और लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट या डेट्स को मैच करना, तो यही कर लेते हैं। टेबल कंप्लीशन वाली चेक कर लेते हैं, क्योंकि हाँ ये छोटी छोटी अक्सर आ जाती हैं, फिर हमें उनकी समझ ना हो तो फिर वो मुश्किल होती जी सर, इसके बाद डायग्राम कंप्लीशन भी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। है। मैम, टेबल कंप्लीशन ये सेंटेंस कंप्लीशन की तरह ही है। ज्यादातर बच्चों को मुझे लगता है इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर नहीं है तो बता दें, मैं ये भी हम सोल्व कर लेंगे। सर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू आपको पहले ना डायग्राम कंप्लीशन कंप्लीट करवा लें, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सेंटेंस कंप्लीशन और टेबल और नोट कंप्लीशन या समरी कंप्लीशन ये एक ही टाइप है। जी, मैंने भी यही काफी हद तक नोटिस हम्म। किया, क्योंकि इसमें इतनी मुश्किल नहीं होती है। मैम, आप डायग्राम कौन सा एंड देन अगर हमारे पास टाइम हुआ तो फिर आप जो लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट होते हैं या लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है वो आप कंप्लीट करें। डायग्राम लेबलिंग कह रही थी ना मैम? जी जी सर। ये डायग्राम लेबलिंग के क्वेश्चन आ जी मैम, ये क्वेश्चन है डायग्राम लेबलिंग के लिए। ये हमें इस तरह एक डायग्राम मिलेगी, तो वो डिफरेंट किस्म के जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में ये पैसेज में बात करेगा, तो हमें उनके बारे में बताना होगा। मैम, आपने इसकी प्रैक्टिस की हुई है पहले? जी सर, डायग्राम लेबलिंग की है। काइंडली आप इसे एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि मैंने इसकी बहुत कम प्रैक्टिस की हुई है, मुझे इसका इतना आइडिया नहीं। ठीक है, आप ऐसा करें बुक 11 का स्टार्ट कर लेना, क्योंकि स्टार्टिंग के टेस्ट थोड़े इजी होते हैं तो इनको अंडरस्टैंडिंग के लिए आसान होगा। बुक 11, चले, बुक 11, चलो, ये ले। ठीक है। अच्छा, जब भी स्टूडेंट्स आपको डायग्राम लेबलिंग के क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आपने सबसे पहले जो डायग्राम क्या टाइटल है ना, आपने सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पे जो टाइटल दिया हुआ है, रेजिंग द हल ऑफ मैरी रोज, स्टेजेस 1 और 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मैरी रोज है वो एक शिप का नाम है, और उसमें जो हल है कोई एक जो वो जो शिप्स के अंदर पर्दे टाइप होते हैं, ठीक है, जिससे वो शिप आगे मूव करती है। अब उसको किस टाइम पे रेस करना है, तो उसके 2 स्टेजेस हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। इसके बारे में वो इस पूरे डायग्राम में 2 डिफरेंट डायग्राम्स है, उसके बारे में यहाँ पे अब बात करेगा। तो आपने सबसे पहले वो पैराग्राफ फाइंड आउट करना है जहाँ पे वो ये बात कर रहा है। पैराग्राफ की तरफ आ जाए। आई थिंक यही पैराग्राफ है, क्योंकि ये फुल टेस्ट नहीं है, ठीक है। अब इसी पैराग्राफ में से हमने इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप 9 क्वेश्चन पे देखें। अटैच्ड डैश अटैच टू हल बाय वायर्स, तो इसमें क्या है कि कोई चीज ऐसी है जो अटैच हुई हुई है इस हल से वायर के थ्रू। तो हमें क्या
इसमें कीवर्ड्स मिल रहे हैं अटैच और वायर्स। तो अटैच्ड और वायर्स को फाइंड आउट करना है। यस, द हल वाज अटैच्ड टू अ लिफ्टिंग फ्रेम वाया नेटवर्क ऑफ बोल्ट्स एंड लिफ्टिंग वायर्स। तो इसका मतलब क्या है कि वायर्स के साथ भी वो लिफ्ट हुआ है, और जो हल है वो किससे जो है वो लिफ्ट किया, उसने बोल्ट से लिफ्ट किया। तो इसका आंसर जो है वो बोल्ट हो जाएगा। ठीक है। तो मैम इसको एक दफा फिर रिपीट करेंगी? ओके। अच्छा, सबसे पहले तो आपने जो है ना वो ये देखना है कि कीवर्ड्स क्या हैं। ठीक है, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लें कि अटैच टू हल बाय वायर्स। ठीक है, फिर आपने ये देखना है कि क्या चीज जो है वो हल के साथ अटैच हुई हुई है यूजिंग वायर्स। ठीक है, तो ये लाइन देखें, द हल वाज अटैच्ड टू अ लिफ्टिंग फ्रेम। ठीक है, लिफ्टिंग फ्रेम के साथ क्या चीज अटैच हुई है, हल अटैच हुई है, सॉरी इसका आंसर फ्रेम होगा। विया अ नेटवर्क ऑफ बोल्ट्स एंड लिफ्टिंग वायर्स, यानी ये जो आपको नीचे एक हल सा बना हुआ नजर आ रहा है, इन्होंने लेबल भी किया हुआ है और साथ ये थोड़ी सी वायर्स भी बनी हुई, ये तो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि विया नेटवर्क ऑफ बोल्ट्स एंड लिफ्टिंग वायर्स, ये तो चीज उन्होंने खुद एक्सप्लेन कर दी। उन्होंने ये पूछा है कि ये जो हल था, ये जो ब्लैक ब्लैक आपको थोड़ा सा शो हो रहा होगा, ये जो है किससे अटैच हुआ हुआ है, तो ये अटैच हुआ हुआ है लिफ्टिंग फ्रेम से। तो अब आपने क्या करना है, 2 वर्ड का आंसर भी दे सकते हैं, 1 वर्ड का भी आंसर दे सकते हैं। तो आप फ्रेम भी लिख सकते हैं, लिफ्टिंग फ्रेम भी लिख सकते हैं। लिफ्टिंग इज जस्ट ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव, तो आप दोनों लिख सकते हैं, दोनों आंसर आपके ठीक होंगे। क्लियर है अब? यस मैम। ठीक है, आई थिंक मैं इसको ड्रॉ कर सकती हूँ यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। 10 पे देखें, टू प्रिवेंट हल बीइंग सक्ड इनटू द मड, कि आपने क्या करना है, किस तरह से आप इस हल को, ये जो हल बेसिकली है ना, ये चीज, ये जो पर्दे टाइप होते हैं इसको कहते हैं। ठीक है, अब इसको आप किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो मड में ना जाए। ठीक है, तो इसको किस तरह से करें, तो यहीं से आगे पढ़ेंगे। और ये टाइप ए के ही क्वेश्चंस होते हैं, तो यानी इसमें जो आंसर होगा वो आपको एक ही पैराग्राफ में मिलेगा और एक ही सीक्वेंस में मिलेगा। तो यहाँ से आगे देखें, द प्रॉब्लम of the hull being sucked back downwards into the mud was overcome by using 12 hydraulic jacks। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रॉब्लम है, उन्होंने क्या कहा है, इसको कैसे प्रिवेंट करें। तो प्रिवेंट के लिए उसने कैसे वर्ड यहाँ पे यूज किया है, बीइंग सक्ड बैक डाउनवर्ड्स, इसको लिए इतना बड़ा उसने लफ्ज यूज किया। तो इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैन बी ओवरकम, इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, बाय यूजिंग 12 हाइड्रोलिक जैक्स। अब क्योंकि सिर्फ 2 वर्ड्स हैं और यहाँ पे उसने 2 एडजेक्टिव्स यूज किए हैं, और ये सिंपल एक नाउन है, तो आपने जैक्स भी लिख सकते हैं और हाइड्रोलिक जैक्स भी लिखेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 11 देखें, लेग्स आर प्लेस्ड इनटू, लेग्स को, यानी ये जो छोटी सी इन्होंने लेग्स यहाँ पे बनाई हुई हैं, ये लेग्स कहाँ पे जो है वो प्लेस होगी। तो यहाँ से आगे आप लेग्स को फाइंड आउट करें, तो ये देखें, ये लेग्स लिखा हुआ है। These raised it a few centimeters over a period of several days as a lifting frame rose slowly up into the 4 legs। लेग्स कहाँ पे प्लेस की जाएंगी, तो ये चीज हमने इसमें से फाइंड आउट करनी है। इट वॉज ओनली व्हेन द हल वाज हैंगिंग फ्रीली फ्रॉम द लिफ्टिंग फ्रेम, यहाँ पे अभी इसने बात नहीं की कि लेग्स को कहाँ प्लेस करना है। पोजीशनिंग टू, ये देखें, दिस रिक्वायर्ड प्रिसाइज पोजीशनिंग टू लोकेट द लेग्स इनटू द स्टैबिंग गाइड्स ऑफ द लिफ्टिंग क्रैडल। तो उसने क्या कहा है कि ये जो प्रिसाइज पोजीशनिंग है, किसकी प्रिसाइज पोजीशनिंग, लोकेट करने के लिए लेग्स को, लोकेट और प्लेस ये दोनों सिनोनिम है। तो ये लोकेट करने के लिए किसको, लेग्स को लोकेट करने के लिए क्या चीज यूज की जा रही है, स्टैबिंग गाइड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टैबिंग गाइड्स। ठीक है, मैम इसका आंसर स्टेपिंग गाइड्स ही होगा। फिर एक दफा पढ़ लीजिएगा इसकी लाइन। जी सर। चलें ठीक। हाँ, लेग्स आर प्लेस्ड इनटू, यही होगा। उसके बाद 13 देखें, डैश यूज्ड एज एक्स्ट्रा, क्या चीज जो है वो एक्स्ट्रा यूज की जा रही है यहाँ पे। सो अब यहाँ पे आपने इसको फाइंड आउट करना है। द यहाँ से आगे इसको अब आप लोग खुद रीड आउट करें, क्योंकि मैंने थोड़ा सा बताया, अब आप खुद रीड आउट करें, इसमें से फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि क्या चीज एक्स्ट्रा यूज हो रही है।
स्टेपिंग गाइड्स यहाँ तक हम कर चुके हैं, ठीक है। इससे आगे किसी को समझ आया? स्टेबिंग गाइड्स तक किया ना, अब आप यहाँ से पढ़ें। द लिफ्टिंग क्रैडल वाज डिजाइंड टू फिट द हल यूजिंग आर्कियोलॉजिकल सर्विंग drawings and was fitted with airbags to provide additional cushion to the hull's delicate timber framework. Dash used as extra. मैम एयर बैग्स। नहीं, विद एयरबैग्स टू प्रोवाइड एडिशनल कुशन टू दिस। कहना क्या चाह रहा है, द लिफ्टिंग क्रैडल जो है वो इस तरह से डिजाइन की गई है ताकि आप फिट कर सकें हल को यूजिंग आर्कियोलॉजिकल सर्विंग ड्राइंग्स। आई थिंक लिफ्टिंग क्रैडल है। नहीं नहीं, जी सॉरी, ठीक है, एयर बैग्स ही होगा, हाँ। ये यहाँ पे ये बात कर, क्यों? क्योंकि एंड वाज फिटिंग विद एयर बैग्स टू प्रोवाइड एडिशनल, यहाँ एडिशनल के वर्ड से पता चल रहा है कि एयर बैग्स, ठीक है। एयर बैग्स को आपने एक्स्ट्रा यूज किया, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा के वर्ड के लिए क्या यूज किया? एडिशनल। तो एडिशनल कुशिंग जो है वो हल को कौन प्रोवाइड कर रहा है? एयर बैग प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, हल इज लोअर्ड इनटू। हल जो है वो कहाँ पे लोअर्ड होगी? कि hull, the third and the final stage was to lift the entire structure into the air, by which the hull was also supported from below. अब हल को जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है नीचे से, और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? यहाँ से देखें, द लिफ्टिंग क्रैडल was designed to fit the hull using archaeological serving drawing as was fitted with airbags. तो ये जो लिफ्टिंग क्रैडल है, ये लिफ्टिंग क्रैडल किस लिए डिजाइन की गई है? इसलिए डिजाइन की गई है ताकि उसको जो है वो एक आर्कियोलॉजिकल जो है वो उसको सपोर्ट दी जाए, मतलब एक सपोर्ट के तौर पे आपने किस चीज को डिजाइन कर दिया? लिफ्टिंग क्रैडल को। तो थर्ड और फाइनल स्टेज फिर उसके बाद की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिफ्टिंग क्रैडल आएगा। और ये हम इस आंसर एयर बैग से पीछे इसलिए गए हैं क्योंकि पहले 12 आता है और फिर 13 आता है, तो ये ऑर्डर में ही चल रहा है, ठीक है। यहाँ ये वाला समझ आया लिफ्टिंग क्रैडल कैसे है? जी मैम समझ आ गया, ठीक। बाकी सबको भी समझ आ गया तो बता दें। ये सीक्वेंस वाइज होते हैं सारे आंसर, तो आपने जब भी पढ़ना है तो आपको पता लग जाना कि ये आंसर आ गया तो इससे आगे ही अगले का आंसर मिले। सबमिट कर देते हैं हमारे आंसर्स को, ठीक है। हमारे सारे आंसर्स ठीक है। तो इसने ये बताया हुआ है कि जैसे मैम ने बताया था कि हम फ्रेम भी लिख सकते थे और लिफ्टिंग फ्रेम भी लिख सकते थे, लेकिन हाइड्रोलिक जैक्स की जगह हमें पूरा ही लिखना पड़ेगा क्योंकि वो दोनों मिलकर एक लफ्ज बनते हैं या फिर एक चीज का नाम बनता है। इसी तरह स्टेबिंग गाइड्स भी इसीलिए यूज होता है। और इसी तरह क्रैडल और लिफ्टिंग क्रैडल, या फिर हम जैसे कह लें कि एक चीज को हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, तो क्रैडल और लिफ्टिंग क्रैडल में कोई फर्क नहीं होता, हम इनको सेम लिख सकते हैं। एयर बैग्स भी दोनों वर्ड्स लिखेंगे तो वो एक प्रॉपर वर्ड बनेगा, तो इसके लिए भी हम ये यूज करेंगे। मैम इसके अलावा क्वेश्चन टाइप मुझे लगता है एक वो रहती है जिसमें हम मैम नोट कंप्लीशन शायद रहती है। नहीं, नोट कंप्लीशन और सेंटेंस कंप्लीशन सेम है। लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट और लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, वो इम्पोर्टेंट है। आप फुल टेस्ट ओपन कर मैंने लें, आई थिंक इसमें शो नहीं हो रहा। टेस्ट 11 ही चलो फुल ठीक है। फुल ओपन कर लें। वो स्टार्टिंग जब भी आप लोग पहले चेक कर लो स्टार्ट करें टेस्ट। तो प्रैक्टिस 11 वालों से ही स्टार्ट किया करें। सिक्स पेज पे आ जाए। 11 टेस्ट कौन?
चलिए हम ये टेस्ट शुरू करें। इसमें है आपके पास लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट? वही check करो। अच्छा, मुझे मिल गया। आप ऐसा करें, आप अपनी स्क्रीन एग्जिट कर ले, मैं यहाँ से शेयर कर लेती हूँ। चलिए ठीक है। मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी मैम आपकी स्क्रीन शो हो रही है। ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड। यहाँ पे आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चंस दिए होंगे ना, लुक फॉर द स्टेटमेंट्स एंड लिस्ट ऑफ द साइंटिस्ट बिलो। सो दिस इज बेसिकली द क्वेश्चंस वेयर यू हैव टू मैच द लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट विद दीज स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों चीजें दी होंगी, लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट भी दिए होंगे और ये स्टेटमेंट्स भी दिए होंगे। अब ये भी बेसिकली टाइप ए के क्वेश्चन होंगे, टाइप ए के क्वेश्चन होते हैं, टाइप बी के होते हैं, लेकिन इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि ये जो आपको साइंटिस्ट के नाम दिए होंगे ना, ये ऑर्डर में होंगे। आपने जब ये टेक्स्ट पढ़ना है, टेक्स्ट की हमेशा सबसे पहले उसी तरह आपने हेडिंग पढ़नी है, सब हेडिंग पढ़नी है और उसको समझना है। ठीक है, उसको समझने के बाद फिर आपने क्या करना है, ये क्योंकि ऑर्डर में होते हैं तो फिर आपने इनको फाइंड आउट करना शुरू कर देना। तो सबसे पहले क्या है टेक्स्ट की हेडिंग, रिड्यूसिंग द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी आपने पूरे इस पैसेज के बारे में वो क्या बताएगा, क्लाइमेट चेंज की इफेक्ट्स को कैसे कैसे रिड्यूस किया जाएगा, कैसे उसको हम कम कर सकते हैं। तो उसके लिए एक जो साइंटिस्ट है मार्क रोवर, रिपोर्ट्स ऑन द इंक्रीजिंगली एम्बिशियस जियो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स बीइंग एक्सप्लोर्ड बाय साइंटिस्ट। कैसे साइंटिस्ट ने ये जो एक प्रोजेक्ट का नाम है जियो इंजीनियरिंग, ठीक है, इसको कैसे जो है एक्सप्लोर किया साइंटिस्ट ने, तो वो उसकी रिपोर्ट किसने बनाई है, मार्क रोवे ने बनाई है, और वो इसमें इसके बारे में जो है वो इस पैसेज में बात करेगा। अब पहले साइंटिस्ट का नाम आप देखें, क्वेश्चंस में क्या गिवन है, रॉजर एंड एंजल। ठीक है, दूसरे का नाम है फिल रैश, तीसरा है डैन लॉन्ट, और फिर मार्टिन सोमरफेन। ठीक है, ये जो चार साइंटिस्ट के नाम है ना, ये आपको ऑर्डर में मिलेंगे। ठीक है, अब आपने सबसे पहले स्कैन करना शुरू कर देना, रॉजर एंजल कहाँ पर है। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में स्कैन करें तो आपको किसी भी साइंटिस्ट का नाम नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे तो नहीं है। ठीक है, फिर सेकंड पे आ जाए तो सेकंड पे ये लिखा हुआ है प्रोफेसर रॉजर एंजल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस रॉजर एंजल क्या साइंटिस्ट जो बात कर रहा है इन चार पॉइंट्स में से, उसका आंसर यहीं कहीं होगा। ठीक है, तो रॉजर एंजल ये हो गया। ठीक है, फिर उसके अब यहाँ से आपको जहाँ ये इसका नाम आ रहा है ना, आपने उसकी लाइन जहाँ से स्टार्ट होती है वहां से पढ़ना शुरू कर देना, ये यहाँ से। द मोस्ट आई कैचिंग आइडिया ऑफ ऑल द सजेस्टेड बाय रॉजर एंजल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना। His scheme would employ up to 16 trillion minute spacecraft, each weighing about 1 gram, to form a transparent sunlight reflecting sunshade in an orbit 1.5 million kilometers above the Earth. This could, argues Angel, reduce the amount of the light reaching the Earth by 2%. क्या कह रहा है बेसिकली, उसने यहाँ पे कोई चीज एक्सप्लेन करने की कि उसने अपने स्कीम को एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हम जो है वो इस चीज को एम्प्लॉय करेंगे। यानी ये जो एक स्पेसक्राफ्ट बनाएंगे, इतने ट्रिलियन का छोटा सा स्पेसक्राफ्ट बनाएंगे, ठीक है, वो उसके अंदर क्या होगा, वो ट्रांसपेरेंट होगा, सनलाइट वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होगा, इस तरह की चीज। फिर उसने कहा कि ये जो चीज है जो हम स्पेसक्राफ्ट को बनाएंगे, दिस कुड, यानी ये जो चीज है वो रिड्यूस करेगी, क्या चीज रिड्यूस करेगी, कि जो अमाउंट ऑफ लाइट अर्थ के ऊपर पहुंच रही है उसको 2% तक वो रिड्यूस कर देगी। ठीक है, अब ये चीज हमने यहाँ से पढ़ी। अब इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप स्टेटमेंट्स देखेंगे, द इफेक्ट्स ऑफ जियो इंजीनियरिंग में नॉट बी लॉन्ग लास्टिंग। ये जो जियो इंजीनियरिंग का इफेक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने लॉन्ग लास्टिंग की ऐसी कोई बात नहीं की है। फिर नेक्स्ट पे आ जाए, जियो इंजीनियरिंग इज अ टॉपिक वर्थ एक्सप्लोरिंग। वर्थ एक्सप्लोरेशन की भी इस तरह की कोई बात नहीं हुई कि यहाँ पे वो बता रहा हो कि वो
कि जियो इंजीनियरिंग के टॉपिक को जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको पढ़ना चाहिए, इसके ऊपर जो है वो रिसर्च करनी चाहिए, इस तरह की भी बात नहीं की। इट मे बी नेसेसरी टू लिमिट द इफेक्टिवनेस ऑफ जियो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है, कि आपको ये जरूरी है कि हम जो है वो लिमिट करें कि जियो इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स को इतना ज्यादा जो है वो यूज ना किया जाए, इस तरह की भी बात उसने नहीं की। रिसर्च इनटू नॉन फॉसिल बेस्ड फ्यूल्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय जियो इंजीनियरिंग। अब ये क्या कह रहा है कि जो रिसर्च है नॉन फॉसिल बेस्ड फ्यूल से, नॉन फॉसिल बेस्ड फ्यूल्स वो जो है कौन रिप्लेस नहीं की जा सकती जियो इंजीनियरिंग से। तो ये चीज जहां से बन सकती है, ठीक है, कि रिसर्च इनटू द नॉन फॉसिल बेस्ड फ्यूल्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय जियो इंजीनियरिंग। तो नॉन फॉसिल बेस्ड फ्यूल क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली सन होता है ना, तो जो सनलाइट है वो फॉसिल फ्यूल नहीं है। तो जो रिसर्च हम सन के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, मतलब जो सनलाइट के थ्रू हमारे पास जो रिसर्च हो रही है वो जियो इंजीनियरिंग से रिप्लेस नहीं की जा सकती है। आई थिंक ये बनेगा, क्योंकि बाकियों में तो जो डायरेक्ट डायरेक्ट है वो तो बिल्कुल ही इसने कोई बात नहीं की है। यही होगा, क्योंकि इसमें भी आप जो है वो इसी तरह से आप यूज करते हैं जिस तरह हम एमसीक्यूज की एलिमिनेशन टेक्निक लगाते हैं, जब आपके पास बाकी तीन काम नहीं करे तो इसका मतलब है यही आएगा। और वैसे भी यहाँ पे नॉन फॉसिल फ्यूल क्या है, सनलाइट है, और सनलाइट जो है वो क्या कर रही है, रीच कर रही है अर्थ के ऊपर 2%, और वो भी रिड्यूस हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो रिसर्च है वो ज्यादा इफेक्टिव है इन कंपैरिजन टू जियो इंजीनियरिंग। तो इसका ए होगा, यानी रॉजर एंजल ने ये बात की है। यहाँ पे आप उसका वो जो साइंटिस्ट का सिंबल है, यहाँ पे उसने लेटर यूज किया, वो अपने लेटर यहाँ पे लिखते हैं। नेक्स्ट पे आप आ जाएंगे फिल रैश। अब इसने क्या बात की है ये ढूंढना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे ये साइंटिस्ट लिखा हुआ है। इसकी समझ आई है कि मैंने 40 का ए कैसे लगाया है? अगर किसी को ना समझ आई हो कि मैंने ये क्यों लगाया तो वो पूछ ले। यस मैम, समझ आ गई। मैम दोबारा बता दें। देखें, रिसर्च इनटू नॉन फॉसिल बेस्ड फ्यूल, तो आपने देखें पहले एक तो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो लास्ट में करने होते हैं, क्योंकि आपने पहले पैराग्राफ का आइडिया लिया होता है। अगर नहीं भी किए हुए तो आप यहाँ से देखें कि ये जो नॉन फॉसिल फ्यूल होती है, फॉसिल फ्यूल्स तो आपको पता है ना, जो डेड रिमेन्स होती हैं उस उससे आप जो है वो यूज करते हैं। तो जो सनलाइट है वो तो नेचुरल एनर्जी है, वो फॉसिल फ्यूल्स में आती नहीं है। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है सनलाइट की, और वो सनलाइट कहता है कि जब आप इस तरह का ये एक माइन्यूट सा स्पेसक्राफ्ट बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो सनलाइट आपकी अर्थ पे पड़ रही है वो उससे रिड्यूस हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो रिसर्च हम इसके ऊपर कर रहे हैं सनलाइट के ऊपर, वो हम इसको रिप्लेस तो नहीं कर सकती जियो इंजीनियरिंग। जियो इंजीनियरिंग क्या है बेसिकली, geoengineering has been shown to work at least on a small localized scale for decades, तो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से जो सनलाइट की बात आ रही है ना, क्योंकि वो नॉन फॉसिल बेस्ड फ्यूल है, तो इस वजह से वो ए होगा, क्योंकि यहाँ पे वो बात ही इसलिए कर रहे हैं। और बाकी तीन को भी हमने पढ़ के देखा है कि जो इफेक्ट है जियो इंजीनियरिंग का वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, इस तरह की कोई बात इसने नहीं की है यहाँ पे। फिर वर्थ एक्सप्लोरिंग की जियो टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए, उस तरह की भी कोई बात नहीं की है। तो एलिमिनेशन का जब आप प्रोसेस इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो वहां से भी हमें पता चल जाता है कि ऊपर के तीनों टॉपिक्स नहीं, सेंटेंसेस नहीं है इसके लिए। तो हमारे पास क्या रह गया, लास्ट ही रह गया, तो लास्ट ए होगा। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे भी काम आएगा, इसलिए हमने ये भी लगाया। क्लियर है? यस मैम, थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट क्या है, फिल रैश। फिल रैश को अब इससे आप नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें अगर, तो नहीं है। फिर उससे नेक्स्ट में नहीं है, ये रहा, डॉक्टर फिल रैश। ठीक है, अब जहां पे उसका नाम लिखा हुआ है उसको पढ़ना शुरू करें। ऑफ द यूएस बेस्ड पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट, वो बता रहा है कि वो ये इज इक्वली गार्डेड अबाउट द रोल ऑफ जियो इंजीनियरिंग। ठीक है, आई थिंक ऑल ऑफ अस अग्री दैट इफ वी वर टू एंड जियो इंजीनियरिंग ऑन अ गिवन डे, अब वो क्या बात कर रहा है, उसका आर्ग्यूमेंट क्या है, then the planet would return to its pre-engineered condition very rapidly and probably within 10 to 20 years. That's certainly something to worry about.
क्लियर ये एक पॉइंट की तरफ इशारा कर रहा है। कौन सा पॉइंट है वो? क्या रहा है, पहले उसको अंडरस्टैंड करें। वो क्या कह रहा है कि आई थिंक ऑल ऑफ अस अग्री, कि हम ये सारे इस पॉइंट के ऊपर एग्री करेंगे कि अगर इफ वी वर टू एंड जियो इंजीनियरिंग, कि अगर आज की ही दिन में हम जियो इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स को खत्म कर दें, तो क्या होगा कि जो हमारा प्लेनेट है वो उसी मतलब कंडीशन में वापस आ जाएगा जो कंडीशन इस प्रोजेक्ट को यूज करने से पहले थी। वुड रिटर्न टू इट्स प्री इंजीनियर्ड कंडीशन वेरी रैपिडली, और बहुत जल्दी आएगा। एंड प्रोबेबली विद इन 10 to 20 years, यानी इतना टाइम वो लग सकता है। दैट्स सर्टनली समथिंग टू वरी अबाउट, कि इस चीज के बारे में हमें फिक्र करने की जरूरत है। तो इन तीनों पॉइंट्स में से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इसके इम्पैक्ट्स के बारे में बात करा? मैंने यहाँ पे सिनोनिम इम्पैक्ट यूज किया है। इम्पैक्ट का सिनोनिम क्या हो सकता है? यानी यहाँ पे वो बेसिकली इम्पैक्ट्स की ही बात कर रहा है ना। इफेक्ट्स मैम। मैम हम्म। फर्स्ट वाला। हाँ, द इफेक्ट्स ऑफ जियो इंजीनियरिंग में नॉट बी लॉन्ग लास्टिंग, कि इसका मतलब तो यही है ना कि जियो इंजीनियरिंग का इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग ही नहीं है, क्योंकि अगर हम आज ही इसको खत्म कर दें तो हमारी जो अर्थ है, लेट सपोज हमने अर्थ के ऊपर कोई जो है वो प्रोसेस अप्लाई किया, और अगर जियो इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है वो मैं आज खत्म कर दूं, तो मेरी अर्थ वापस जो है वो एक दिन में वापस वैसी हो जाए। यहाँ पे तो उसने 10-20 ईयर्स की बात की। लेट सपोज हम अपनी एग्जाम समझने के लिए कहते हैं कि वो एक ही दिन में वापस उसी कंडीशन पे आ जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि वो इफेक्ट्स जो जियो इंजीनियरिंग के प्रोसेस के मैं आज अप्लाई कर रही हूँ अपनी रिसर्च के थ्रू, वो इतने लॉन्ग लास्टिंग ही नहीं है। यानी वो मैं आज खत्म करूँ तो कल मेरी अर्थ वापस उसी कंडीशन में आ जाए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये बी यानी फिल रैश ने ये बात की। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। देन हमारे पास थर्ड आ जाता है डैन लुंट। नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर हम इसको देखें तो नहीं है। अच्छा, अब ये देखें, जो डॉक्टर फिल रैश है वो इस पैराग्राफ में भी बात कर रहा है और इसमें भी कर रहा है। तो अगर आपको एक पैराग्राफ में कहीं आंसर ना मिल रहा है तो आप दूसरे में देख सकते हैं, लेकिन हमें फर्स्ट में ही आंसर मिल चुका है, तो सेकंड पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखें डैन लोन्ट यहाँ पे है। अब ये किस बारे में बात करें? अ फर्दर रिस्क विद जियो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इज दैट यू कैन ओवरशूट from who has studied the likely impacts of the sunshade and aerosol schemes on the climate. यहाँ पे वो क्या कर रहा है, फर्दर रिस्क के बारे में बता रहा है, कि वो कह रहा है कि फर्दर रिस्क जो है अगर हम जियो इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट को यूज करते हैं तो वो और ज्यादा जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, उसने और भी क्या स्टडी किया कि जो लाइकली इम्पैक्ट्स हैं, कि इसके इफेक्ट्स जो हैं वो किस चीज के ऊपर पड़ सकते हैं, क्लाइमेट के ऊपर पड़ सकते हैं। So you may bring global temperature back to pre-industrial levels, but the risk is that the poles will still be warmer than they should be, and the tropics will be cooler than before industrialization. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कह रहा है कि आपको हो सकता है कि अपना ग्लोबल टेम्परेचर दोबारा अपने इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर वापस लाना पड़े, लेकिन फिर रिस्क क्या होगा कि जो पोल्स होंगे वो ज्यादा गर्म होंगी। यानी वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या इफेक्ट हो सकता है जियो इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट को, रिस्क क्या क्या है वो ये बता रहा है। फिर वो कहता है कि टू अवॉइड, यानी इसको अवॉइड करने का क्या तरीका है। तो इन चीजों से क्या पता चल रहा है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप एक प्रोजेक्ट एम्प्लॉय कर रहे हैं आज अपनी अर्थ के ऊपर, ठीक है, तो उससे ये रिस्क हो सकते हैं। ठीक है, तो उनको फिर आपने अवॉइड करना है। ठीक है, सो द बेस्ट ऑप्शन इज टू अवॉइड द नीड फॉर जियो इंजीनियरिंग ऑल टुगेदर। इन दोनों में से कौन सा होगा? मैम 39। 39 वाला। 39 होगा। 39। 39। क्यों? क्यों 39 है? क्योंकि इट में बी नेसेसरी, एक तो मे भी यूज कर रहा है, यानी माइट भी, क्योंकि यहाँ पे भी वो कह रहा है कि माइट भी आपको जो है वो फिर कल को अपना ग्लोबल टेम्परेचर वापस लाना पड़े। दूसरा, उसने लास्ट सेंटेंस में भी ये बात कही है कि आपको, कि ये बेस्ट ऑप्शन है कि आपको अवॉइड करना चाहिए जियो इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट, जियो इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट को ज्यादा यूज करना। तो यहाँ पे भी वो यही बात कर रहा है कि इट में भी, कि शायद हो सकता है कि आपको इसके जो इफेक्टिवनेस है उसको लिमिट करने की जरूरत है। तो ये वो सारी बात जो है वो कंक्लूड अच्छा करता है। मैम, एक मैं और एक लाइन है इसमें, टू अवॉइड सच सिनेरियो हंट सेज एंजल प्रोजेक्ट वुड बी हैव टू ऑपरेट एट हाफ स्ट्रेंथ। हाफ स्ट्रेंथ का मतलब है कि वो लिमिट करना चाह रहा है, हाँ, जितना वहां से प्रोजेक्ट भी, पहले हाँ। हो रहा है उससे पहले से कम करना। तो ये जी सर, उससे वहां पता से लग भी जाता होगा। है कि ये इफेक्टिवनेस को कम कर रहा है। जी सर, उस पॉइंट से भी हम अगर कर किसी को सकते अभी हैं। भी नहीं समझ आई तो पूछ।
उस पॉइंट से भी और बाकी यहाँ लास्ट लाइन से तो क्लियर पता चल रहा है कि आपने इसको अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आपके पास B C A हो गया, तो आपके पास लास्ट क्या रह गया, D ही रह गया। लेकिन आप D डायरेक्ट भी लगा सकते हैं इफ यू हैव नो टाइम, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर मार्टिन सोमरकन, climate change advisor for this human induced climate change, has brought humanity to a position where we should not exclude thinking thoroughly about this topic and its possibility. Geoengineering is a topic worth exploring. अच्छा ठीक है, human induced climate change has brought humanity to a position where we shouldn't exclude thinking thoroughly। ये जो वर्ड है shouldn't exclude thinking thoroughly, इसका मतलब क्या है कि हम ये जो प्रोजेक्ट है, यानी जो क्लाइमेट चेंज के बारे में वो बात कर रहा है कि हमें जो है वो इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरे सिरे से जो सोचना है वो एक्सक्लूड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कि अगर हम इसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते तो वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जियो मैम इंजीनियरिंग। ये एक लाइन है, जी सर। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये एक लाइन है सेंटर ऑफ द पैराग्राफ में, इवन लीडिंग कन्वर्सेशन ऑर्गेनाइजेशन सी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द पोटेंशियल ऑफ जियो इंजीनियरिंग। तो ये लाइन लेकिन वो इसको वो जो साइंटिस्ट है वो आगे बात कर रहा है ना, वो बात पीछे ठीक है हो रही है, जी लेकिन वो बात किसने की है, ये डॉक्टर मार्टिन सुमरकन आगे की बात कर रहे हैं। जी जी सॉरी मैम, मुझे वो पिछली लाइन की वजह से लगा, मैंने लगा वो सारा पैराग्राफ वही बता। ठीक है, तो वो आप जो कंटिन्यू। हाँ ठीक है, तो जो डॉक्टर मार्टिन है वो क्या कह रहे हैं यहाँ से पता चल रहा है कि स्टूडेंट एक्सक्लूड थिंकिंग। अब देखें उसने क्या किया, यहाँ पे कंट्राडिक्शन यूज की है, कंट्राडिक्शन यूज करके और हमें वो जो है वो सिंपल पॉजिटिव बात कह रहा है कि वर्थ एक्सप्लोरिंग, और वहां पे यहाँ पे कंट्राडिक्शन यूज कर रहा है। तो ये डी कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है ना। यस मैम। और ये है भी पैसेज 3 में, तो पैसेज 3 में इस तरह की ट्रिक्स जरूर वो लाजमी एग्जामिनर लगाता है कि वो बात कंट्राडिक्शन की देखें, वो उसमें पैसेज में देता है, और जो एक्चुअल में स्टेटमेंट देता है वो पॉजिटिव दे देता है। ठीक है, तो ये पैसेज 4 जो होता है लास्ट, सॉरी 3 जो होता है लास्ट वाला, ये थोड़ा होता है, इसमें आपको जो है वो चीजें की जो वर्ड्स वगैरह हैं वो आपको एग्जैक्ट काउंट करने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं कि किस किस तरह के इसने वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, और उनको देखते हुए फिर आपने जो है वो आंसर कैलकुलेट करना होता है। और कभी आपको आंसर ना समझ आए तो फिर आपने ये एलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये सारी जो है आज रीडिंग सेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे जो सारे टाइप ए और टाइप बी के क्वेश्चंस थे वो हमने सारे यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, इसके अलावा और जो है वो नहीं है। तो अगर किसी को किसी टाइप में कोई भी इशू हो, या यहाँ आज जो हमने क्वेश्चंस किए उसमें इशू है, तो वो पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास 1-2 मिनट हैं, अदरवाइज स्लैक चैनल पे पूछ लें, नहीं तो मंडे को राइटिंग मॉड्यूल स्टार्ट करने से पहले भी वो पूछ सकते हैं। सबको क्लियर है? ओके, चलें ठीक है, फिर आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। मंडे से फिर हम राइटिंग मॉड्यूल को स्टार्ट करेंगे, हम राइटिंग मॉड्यूल टास्क 1, तो उसकी फिर हम प्रिपरेशन करेंगे और देखेंगे कि हमने उसको किस तरह से सॉल्व करना है। तब तक आप इनको क्वेश्चंस को दोबारा से खुद से प्रैक्टिस करना शुरू करें, और आई रिकमेंड कि आप बुक 11 से स्टार्ट करें, क्योंकि वो थोड़ा सा इजी है और आपको वो चीज़ें फाइंड करना आपके लिए, क्योंकि स्टार्टिंग लेवल है तो इजी होगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप मंडे को भी कह सकते हैं। चलें ठीक है, इफ यू हैव नो क्वेश्चन वी कैन एंड द मीटिंग हियर। ओके, अल्लाह हाफिज।